दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो ली गई है कमर नकवी साहब की बुक बालमपुर का आदमहोर से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं एकदम से होश में आ गया। रात के 2 बजे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इतना गहरा सन्नाटा, जैसे किसी कब्रिस्तान में हूं। मेरे आसपास कई पलंग बिछे थे, कई आदमी सो रहे थे, लेकिन छोटी सी छोटी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक अजीब सी फूंकार की आवाज ने मेरे होश हिला दिए, जैसे कोई मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा हो। एक ठंडी सी लहर मेरे पैरों के तलवे से लेकर सीधा रीढ़ की हड्डी तक चल गई। वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब, जैसे वो सूंघने वाला मेरी तरफ बढ़ रहा हो। बालमपुर का मैन ईटर, काला भूत। एक और सर्दी की लहर रीढ़ की हड्डी पर दौड़ी और फिर गायब। अब तो सूंघने की आवाज बिल्कुल पास आ गई थी। मैंने सोचा, अगर ये मैन ईटर ही है तो बस कुछ लम्हों में मुझे उठा के ले जाएगा, जैसे बिल्ली चूहे को उठाती है। उफ खुदा, ये मौत कितनी भयानक होगी। बेयारो मददगार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे मरने का। आवाज फिर आई। अब यकीन हो गया कोई जानवर मुझे सूंघ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी न दिखाई दे। मैंने आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर बेकार, कुछ नजर नहीं आया। वो जानवर हर लम्हा और करीब आता जा रहा था। मेरे ऊपर एक अजीब सा खौफ छा गया। न जाने उस रात क्या हुआ था। सारा जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पूरी कोशिश की कि एक चीख निकल जाए, लेकिन आवाज बस हल्की सी निकली। तब मुझे याद आया, मेरे बाएं हाथ के पास बिस्तर के नीचे मेरी अजीज राइफल रखी है, 450 एक्सप्रेस, लोड की हुई। उठाकर लेने का इरादा किया, मगर हाथ ने हिलने से इनकार कर दिया। ऊपर से वो चारों तरफ का डर का सन्नाटा, जैसे किसी ने सारी कायनात का दम निकाल लिया हो। न मैं कान तड़ा की आवाज सुन रहा था, न गीदड़ की हाउलिंग, न ही लकड़बग्घे की चीख। सब कुछ जैसे मर गया हो। सारा जंगल सो गया था। शिकार और खौफ दो बिल्कुल उल्टे जज्बात होते हैं। अगर शिकार करते वक्त दिल में खौफ जरा भी उठे तो बेहतर है शिकार का इरादा तुरंत छोड़ दो। शिकार सिर्फ उनका काम है जो बिल्कुल बेखौफ होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जो सबको हिला देते हैं। मुझे एक बार पहले भी बाघ के शिकार में खौफ महसूस हुआ था। वो वक्त था जब मैं सेंट्रल प्रदेश इंडिया के बैदापुर जंगल में था, एक बाघ के शिकार पर, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पे एक सुनार की रूह का साया है। कुछ दिन पहले उस बाघ ने दोपहर के वक्त गांव में घुसकर एक सुनार को उठा लिया था। गांव वालों ने बचने के लिए अरहर के कांटों की 6-7 फुट ऊंची बाड़ बना दी थी, जिसमें एक ही रास्ता छोड़ दिया था। शाम के करीब वो बाघ आया, बाड़ पर से कूदकर गांव में घुस गया और आवाज शोर की परवाह किए बिना सीधा एक दुकान पर गया, सुनार को उठाकर भाग गया। उस बाघ के शिकार में मुझे रात को मचान पर बैठना पड़ा। 2 बजे रात के करीब मेरी आंख लग गई। चाहे आदमी कितनी भी आदत डाल ले रात भर जागने की, नींद तो आखिर आ ही जाती है। ख्वाब में देखा, बाघ झाड़ियों से निकलकर नीचे बंधे भैंस की तरफ आ रहा है, मगर मैंने राइफल नहीं उठाई। तभी किसी ने मेरा बाजू पकड़ के हिला दिया। मैं एकदम से होश में आ गया। बाघ सामने था। मैंने फायर किया, मगर निशाना चूक गया और बाघ गायब। पर सवाल यह था, मुझे जगाया किसने? मचान पर मेरे अलावा कोई नहीं था। पूरी रात एक अजीब सा खौफ मेरे दिमाग पर सवार रहा। सुबह मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। खैर, बालमपुर के मैनीटर ने ऐसी दहशत मचा रखी थी कि मेरा अचानक बेदार हो जाना कोई अजीब बात नहीं थी। कई दिनों से उसके दहशत भरे वाकयात सुन सुनकर वही तस्वीर मेरे दिमाग में बन गई थी। बालमपुर का मैनीटर एक लंबी कहानी था। इसके बारे में बालमपुर, दोब, सरासा, भलवा और आसपास के गांव में अनेक किस्से मशहूर थे। कोई कहता वो भूत है, कोई कहता एक मुर्दा नाचने वाले की रूह, किसी को लगता उस पर रावण का साया है। जितने मुंह उतनी बातें। उसकी दहशत की एक छोटी मिसाल लो।
बालमपुर से 30-40 मील दूर एक गांव की चौपाल में रात के वक्त कोई मैन ईटर का किस्सा सुनाने लगा और कुछ ही मिनट में लोग अपने घर भाग गए। थोड़ी देर में चौपाल में सिर्फ 2 लोग बचे, एक कहानी सुनाने वाला और एक बूढ़ा मुखिया। वो गांव जहां का ये वाकया है, समझ लो मैन ईटर के इलाके ताकू से काफी दूर था, या कम से कम लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन असल सच ये था कि ये गांव भी उसकी तबाहकारी से बिल्कुल महफूज नहीं था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इस खूनी बाघ ने अब तक 137 मवेशी और 196 इंसान मार दिए थे। पूरे 20 मुरब्बा मील का इलाका उसके खौफ से कांप रहा था। लोग कहते थे कि इस बाघ के पास अजीबोगरीब कुव्वत है, जब चाहे गायब हो जाता है। सबसे दहला देने वाली बात यह थी कि वो पहले ही 3 शिकारियों को मार चुका था। तीनों उसका शिकार करने निकले थे, लेकिन खुद शिकार बन गए, और अब मैं चौथा था। उस मैन ईटर की खूनी कहानियां मेरे जहन में घूम रही थी। मेरे दिल ने कहा, यह बाघ कोई आम जानवर नहीं, कोई बला है। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, लेकिन डर कम नहीं हो रहा था। और फिर वो आवाज, फुनकार या फिर सूंघने की, अब वो करीब आ रही थी। मुझे लगा बस अब उसकी लिस्ट में मेरा नाम भी जुड़ने वाला है। लेकिन मौत का यकीन होते ही एक अजीब सा जुनून सवार हो गया। मैंने धीरे से अपनी राइफल उठाई, जोर लगा के घोड़े चढ़ाए और छत की तरफ बैरल करके ट्रिगर दबा दिया। पहले एक, फिर दूसरा फायर। आसपास लेटे लोग हड़बड़ाकर उठ बैठे, एक दूसरे को पुकारने लगे। जंगल का सन्नाटा एकदम से हंगामे में बदल गया। किसी ने माचिस जलाई, किसी ने बुझी हुई लालटेन। अंधेरे का पर्दा हटा तो मुझे थोड़ा सुकून आया। सब जग गए तो मैंने वाकया सुनाया। हम तुरंत उस जानवर के निशान ढूंढने निकले जिसने हमारे कैंप में अफरा तफरी मचा दी थी। कैंप भी क्या, एक गांव वाले का बाहर का दलान था जो सीधा जंगल की तरफ खुलता था। मैन ईटर के इलाके में ऐसी लापरवाही बस मौत को दावत देने जैसी थी। कुछ ही दूर नरम मिट्टी पर एक बहुत बड़े रीछ के पग मार्क्स मिल गए। अगले दिन मैंने एक और मकान जो ज्यादा सुरक्षित जगह पर था, खाली करा के अपना डेरा वहां डाल दिया। बालमपुर दौब से 8 मील उत्तर की तरफ एक छोटा सा कस्बा है, पहाड़ियों, नदियों, नालों और घने जंगल से घिरा हुआ। दौब की जागीर नौसा, मेरा पुराना दोस्त, भी इस मिशन में मेरे साथ था। उसके साथ उसके 2-3 करीबी दोस्त भी आ गए थे। मैन ईटर का शिकार करने का पहला कदम यह होता है कि उसकी आम गुजर की जगह या लान का पता लग जाए, या कम से कम कोई ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां हम एक भैंसा चारे के लिए बांध सकें। जहां भैंसा बांधा जाता है वहीं आसपास एक मचान या छिपने की जगह तैयार की जाती है, जहां से बाघ तो शिकारी को ना देख सके, लेकिन शिकारी उसे पूरी तरह देख ले। मचान बांधना सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन इसका एक रूल याद रखना पड़ता है, कम से कम 24 फुट ऊंचा हो। तजुर्बे का कहना है, और मशहूर शिकारियों का भी, कि यही बुलंदी मैन ईटर का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। बाघ के बारे में शिकारियों का कहना है कि वो दरख्त पर 24 फुट तक की छलांग मार सकता है। पहले एक बार में 10 से 12 फुट की ऊंची छलांग लगाता है, अपने नाखून दरख्त की चाल में गाड़ देता है, फिर वहां से दोबारा उछलकर और 10-12 फुट ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद या तो शिकार मारकर नीचे गिराता है या अपने ही वजन के जोर से नीचे आ जाता है। इसलिए मचान का ऊंचा होना बहुत जरूरी है। और एक बात, मचान कभी भी तने के बिल्कुल पास या तने के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि तने से दूर किसी मजबूत और ऊंची शाख पर बंधा होना चाहिए। लोग आमतौर पर कहते हैं कि बाघ दरख्त पर नहीं चढ़ता, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं। हकीकत यह है कि बाघ एक लंबा, चौड़ा, भारी भरकम जानवर है। कम से कम 5 मन का वजन होता है। अब इतने वजन को संभालने लायक शाखें कितनी होती हैं, और जब होती भी हैं तो ऊपर चढ़ने में उसको दुश्वारी होती है। फिर दरख्त पर ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसे मारने के लिए बाघ चढ़े? इसलिए वो बेकार में दरख्त पर नहीं चढ़ता, लेकिन जरूरत पड़ी तो चढ़ भी जाता है। दूसरे दिन सुबह हम लोग नाश्ता करके जंगल का जायजा लेने निकले। मेरा इरादा था कि अलग अलग जगह का हांका कराया जाए, क्योंकि काफी लोग साथ थे तो सबको मौका मिल जाता।
उसी दिन मचान बंधने की जगह का इंतखाब, बाघ के गुजरगाह ढूंढने और हांके के लिए ठीक मौके का चयन करना था। बालमपुर के तालाब को दक्षिण में छोड़कर हम उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गए। इस सिमत गांव से 2 मील दूर एक लंबा चौड़ा गहना सूखा नाला था। नाले के उस पार 2-3 छोटी बड़ी पहाड़ियां, जिन पर घना जंगल था। पहाड़ियों के बाद एक छोटा सा नाला और उसके बाद एक लंबा घास का खेत। खेत के दक्षिण में झाड़ियों की लंबी कतार, फिर जंगल। इस एरिया में बड़े दरख्त कम थे। खबर ये थी कि मैनीटर इन्हीं पहाड़ियों में रहता है। उसके पगमार्क्स देखने के बाद मैंने घास के खेत का मुआयना किया। उसमें बाघ के पगमार्क्स बहुत ज़्यादा थे, जो ये साबित कर रहे थे कि ये उसका गुजरगाह है। मचान के लिए जगह नाले से लगभग 100 गज दूर तलाश की। सिर्फ 2 दरख्त थे जहां मचान बंधा जा सकता था। दोनों पर देखने के लिए मचान बंधवा दिया। यहां से 200 गज दूर और घास के खेत से तकरीबन 60 गज सामने मोटी झाड़ियां थीं। वहीं एक बड़े दरख्त के साए में मैंने अपने लिए जगह बनाई। ये बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं जिनमें छुपना आसान था। नाला भी बिल्कुल सामने नजर आता था। अगर बाघ नाले से निकलकर किसी भी तरफ आता तो उसका मेरी रेंज में आना तय था। पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद मैं झाड़ियों के अंदर छुपकर बैठ गया। मैंने कुछ लोगों को कहा कि नाले के दूसरी तरफ जाकर देखें कि मैं नजर तो नहीं आता। काफी आदमियों ने पहाड़ी की तरफ से आकर और नाले के किनारे से चढ़कर अलग अलग सिमतों से मुझे देखा और तस्दीक की कि मैं बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ये फैसला करके हम गांव की तरफ लौट रहे थे। अभी मुश्किल से 200 गज ही चले थे कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आई, भाग भाग! दिलावर, जो मेरी राइफल लिए कुछ कदम पीछे चल रहा था, मुझे राइफल दी। मैं आवाज की तरफ दौड़ा। आवाज उसी झाड़ी के पीछे से आ रही थी जो मैंने अपने बैठने के लिए चुनी थी। वहां एक नौजवान दरख्त से टेक लगाए नीम बेहोशी की हालत में गिर रहा था। आसपास बाघ का कोई निशान नहीं था। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छिट्टे दिए। गाल थपथपाए। वो होश में आया तो बताने लगा कि मेरे जाने के बाद वो कुछ चीजें उठाने के लिए वहां रुक गया था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसी झाड़ी से, जो मैंने चुनी थी, मैनीटर का सिर निकला और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। नौजवान के होश उड़ गए। उसकी आंखें बंद हो गई और मुंह से सिर्फ चीख और फरियाद निकली। पहले तो मुझे लगा शायद दिमाग में आदमखोर का डर बैठा हुआ है, इसलिए उसने ख्याली बाघ देखा होगा, क्योंकि इतने लोगों की मौजूदगी में बाघ का आना मुश्किल लगता था। लेकिन जब मैंने झाड़ी देखी तो उसमें बाघ के बिल्कुल ताज़ा पग मार्क्स थे, जो सीधे उस नौजवान की तरफ जा रहे थे। तज्जुब की बात यह थी कि नरम मिट्टी होने के बावजूद वापस आने का कोई निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं हर तरफ ढूंढता रहा, शायद कुछ ही फासले पर जाता हुआ कोई पगमार्क मिल जाए, लेकिन बेकार। तहकीक करने के बाद मैंने अपने लोगों को वही ठहराया और खुद नाले के पार एक ऊंची टीले पर चढ़ गया, पूरा मंजर देखने के लिए। लेकिन बाघ के होने का कोई असर, कोई पगमार्क ना नाले के दूसरे किनारे पर मिला, ना जंगल में कोई हरकत थी। हम मुंह लटकाए गांव की तरफ लौटने लगे। रास्ते भर सोचता रहा, वापस का निशान कहीं तो होना चाहिए था। अगर बाघ भाग के नहीं गया तो यहीं खड़े खड़े एक लंबी झपट लगाई होगी। लेकिन फिर जहां उसने जमीन को छुआ वहां भी कुछ नहीं। ये मैनीटर बाघ अपनी फितरत का उस्ताद था और शायद इसी चालाकी की वजह से अब तक बच निकला था। मुझे यकीन हो गया ये हरकत उसने सोच समझ कर की है, ताकि हम उसकी वापसी के चक्कर में उलझे रहें। शिकार का एक अपना कानून होता है। बार बार के तजुर्बे से बाघ इंसान को पहचान लेता है, समझ जाता है कौन शिकारी है और कौन बेकसूर। एक दफा का वाकया है, मैं दिन भर के थका हरा कैंप लौट रहा था। राइफल बैलगाड़ी में थी, जो दूसरे रास्ते से आ रही थी, हाथ बिल्कुल खाली। साथ थे नवाब साहब अमेठी के भांजे तिशम साहब।
उनके हाथ भी खाली, कमर में सिर्फ एक छुरा, रिवॉल्वर भी गाड़ी में। अचानक सिर्फ 20 गज के फासले पर बाघ सामने आ गया। उसने हमें घूर के देखा, दांत निकाले और बिल्ली जैसी एकदम से भप की आवाज निकाली। ध्यान से देखा तो ये बाघ नहीं, बाघिन थी। और बाघिन भी वो जिसके थन लटक रहे थे, मतलब बच्चे करीब ही होंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तिशम का बाजू पकड़ के पीछे खींचना शुरू किया और हम दोनों जोर जोर से शोर मचाते पीछे हटने लगे। शिकारियों का एक गोल्डन रूल होता है, बाघिन पर हमला का फासला 30 गज। जैसे ही हम उस दायरे से बाहर निकले, मैंने जोर से आवाज लगाई, राइफल लाओ। साथ चलने वाले कुछ दूर थे, दौड़े आए। एक के पास शॉटगन थी। मैंने एक पल के लिए शेरनी से नजर हटाई और तब तक वो गायब। शायद 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगा होगा। जब तक हम बिना हथियार थे, बाघिन सामने रही। जैसे ही हथियार हाथ में आया, उसने समझ लिया कि दुश्मन खतरनाक है और सीधा जंगल में घुस गई। कैंप लौट के जब मैंने शॉटगन चेक की तो सिर्फ एक बैरल में एक कार्ट्रिज लगा था, वो भी 4 नंबर के छोटे छोटे छर्रे। जो आदमी बंदूक लाया था उसने शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा, लेकिन बेचारे के पास और था ही क्या। अगली सुबह नाश्ता खत्म ही हुआ था कि मुखबिर भागते हुए आया। साहब, बाघ देखा है, नाले में बैठा है। उसने बताया कि एक पहाड़ी की चोटी से उसने बाघ को देखा है, जिसके ऊपर घना जंगल है। मुमकिन था कि बाघ नाले से निकल के उस पहाड़ी पर चढ़ जाए। हमने फौरन बैठक बुलाई और फैसला हुआ कि हांका किया जाए। मुखिया और नंबरदार को हुक्म दिया गया, ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठा करो। हांका एक वैसा काम है जो बिल्कुल खामोशी से होता है। अगर जरा सी भी आवाज हो जाए तो बाघ सतर्क होकर भाग निकलता है। शिकार की दुनिया में हांका से बेहतर तरीका नहीं किसी बाघिन या बाघ को बिना ज्यादा मेहनत के मार गिराने का। देखो दोस्तों, होता क्या है, अक्सर शिकार का ये मरहला कुछ ऐसे होता है कि पहले शिकारी साहब बड़ी शान से मचान पर बैठ जाते हैं, सिग्नल मिलता है, हाका शुरू होता है और जब बाघ सामने आता है तो शिकारी गोली चलाकर काम तमाम कर देता है। न हल्बी लगानी पड़ती है, न फिटकरी, एक कदम चलना नहीं, मेहनत जीरो और बाघ शिकार हो जाता है। मैं भी कभी कभी ये तरीका यूज करता हूं, लेकिन बहुत कम। उस दिन क्योंकि मैं अकेला नहीं था, नौशा के अलावा उनके 2-3 और दोस्त भी थे, तो मैंने हाका करने का आइडिया मान लिया। लेकिन हाका करने वाले लोग इकट्ठा करना मुश्किल था। ज्यादा लोग इस मैनीटर के शिकार में शामिल होने से डरते थे। कहते थे कि अगर हम गए तो बाघ बदला लेगा और कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर भी कुछ लोगों को गांव के मुखिया और नंबरदार के असर और 2 रुपए की फीस ने राजी कर लिया। हाका का इंतजाम मैं हमेशा खुद करता हूं, किसी और पर भरोसा नहीं। सबसे पहले मैंने नदी के किनारे लगभग 80 आदमियों की एक सीधी लाइन बनाई। हर आदमी के बीच 6-7 गज का फासला। दिलावर को उनका लीडर बनाया और गांव के नंबरदार, जो शिकारी भी था और जिसके पास 12 बोर की बंदूक थी, उसको उसका नायब। उनका काम सिंपल था, सिग्नल मिलते ही एक साथ जोर से शोर मचाना। 1 मिनट शोर, फिर 2 मिनट चुप, फिर आगे बढ़ना। शोर मचाते मचाते उन्हें नाला पार करना था और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिलावर और नंबरदार के पीछे पहाड़ी की तरफ चढ़ना था। इसके बाद मैंने पहाड़ी के दोनों तरफ 10-10 स्टॉप लगाए। स्टॉप का काम ये था कि अगर बाघ सीधा शिकारी की तरफ आ रहा है तो चुप बैठें, लेकिन अगर वो रास्ते से हटने लगे तो हल्की सी आवाज करके उसे वापस सही डायरेक्शन में ले आना। सब कुछ सेट करने के बाद मैं मचान पर आया। नौशा और उनके साथियों को मचान पर बिठाया और मैं अपनी जगह पर जम गया। झाड़ियों का ध्यान से जायजा लिया, फिर एक आदमी के साथ ऐसे पोजीशन में बैठा कि पहाड़ी और नाला दोनों तरफ से आने वाला कोई भी बाघ मेरी नज़र से बच न सके। मेरे कैमोफ्लैज से लगभग 60 गज दूर नाला था। वहाँ एक पगडंडी नदी को पार करके हमारी तरफ आती थी। उसके एक तरफ घास का छोटा सा खेत था और दूसरी तरफ खुला मैदान, फिर घना जंगल। अभी हाका शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे कि अचानक हाका करने वालों ने शोर मचा दिया। मेरे सामने 450 बोर राइफल थी,
दाएं तरफ 12 बोर शॉटगन, बाएं तरफ 375 मैग्नम। मैंने राइफल उठाई, लेकिन हैरान था, ये लोग टाइम से पहले शोर क्यों कर रहे हैं। अचानक उनका शोर अफरा तफरी और चीख पुकार में बदल गया। मुझे समझ आ गया कि काम बिगड़ गया है। ऐसे बेतरतीब शोर से बाघ बिल्कुल भाग जाता है। लग रहा था कि हाका फेल हो गया, बाघ कहीं निकल गया होगा। मैं सोच ही रहा था कि उनकी आवाज़ और करीब आने लगी, जैसे उन्होंने बाघ देख लिया हो। तब मेरे साथ बैठे आदमी ने घास के खेत की तरफ इशारा किया। उसने कहा, घास हिली है। मेरे लिए मुश्किल था मान लेना कि बाघ वहाँ है, क्योंकि उसे नाला क्रॉस करना पड़ता और मैंने उसे पहाड़ी से उतरते नहीं देखा था। फिर भी मैंने एक छोटी सी नज़र उस तरफ डाली और वापस नाले की तरफ देखने लगा। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने फिर घास की तरफ इशारा किया। इस बार मैंने देखा, घास वाकई हिल रही थी। राइफल कंधे पर लेकर मैंने अपना रुख घास की तरफ कर लिया। चाहे जो भी जानवर हो, एहतियात ज़रूरी है। फिर घास हिली, इस बार और करीब, लगभग 50 गज के फासले पर, जैसे कोई जानवर रुक रुक कर हमारी तरफ आ रहा हो। घास खत्म होने के बाद छोटे छोटे झाड़ियों का इलाका था। उस तरफ जाने के लिए जानवर को 3-4 गज की खुली जगह क्रॉस करनी पड़ती। मैंने राइफल की साइट उसी खुली जगह पर तान दी, और फिर हुआ कुछ ऐसा जो मुझे मुमकिन ही नहीं लगता था। घास से एक साया बिजली की रफ्तार से निकला और झाड़ियों के पर्दे में गायब हो गया, इतनी तेजी से कि मैं पहचान भी न पाया। लेकिन दिल ने कह दिया, ये बाघ ही है और ये हम पर हमला करने आ रहा है। मेरी सारी होशियारी एकदम जाग गई। आंखें उस झाड़ी पर टिकी हुई थीं जो मुझसे सिर्फ 35 गज दूर थी। तभी एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे खुद बिजली मेरी बगल में गिर गई हो। लेकिन बिजली के धमाके से आदमी घबराता नहीं, जबकि बाघ की दहाड़ से खून जम जाता है। दहाड़ जो हमले के वक्त होती है, उसकी गूंज सिर्फ कानों को ही नहीं झटका देती, बल्कि एक पल के लिए इंसान के सारी सूझबूझ जैसे जम सी जाते हैं। पहला जंग का नारा खत्म होते ही बाघ ने आधा फासला तय कर लिया था। मैं आवाज के सदमे से संभलते ही उस बाघ की झुकी हुई पेशानी को निशाने पर ले लिया। वो उस वक्त दोबारा उछलने के लिए अपना जिस्म तोल रहा था। फिर एक बार उसने जोरदार झपट मारी और उसके गले से वही दिल दहला देने वाली दहाड़ निकली। लेकिन ये दहाड़ पहली के मुकाबले में कुछ कमजोर थी। बाघ हवा में था, उसकी पेशानी सीधा मेरे निशाने पर थी। मैंने तुरंत गोली चलानी चाही, लेकिन उंगली फिसल गई और दोनों ट्रिगर एक साथ दब गए। .450 एक्सप्रेस राइफल का वजन और उसका धक्का सिर्फ वही समझ सकते हैं जो बड़ी राइफल चला चुके हैं। ऐसा जोर का झटका लगा कि राइफल हाथ से छूट गई और मैं चारों खाने चित जमीन पर गिर गया। उसी वक्त मेरे पास बैठे आदमी की चीख गूंजी, शेर आ गया। सोचिए, बलमपुर का मैन ईटर बाघ सिर्फ 15 गज दूर और मैं खाली हाथ जमीन पर लेटे हुए। उस पल यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन खुदा का शुक्र है उस देहाती पर जो ऐसे वक्त में भी मेरा साथ छोड़कर नहीं भागा। उसने तुरंत मेरी 3.75 मैग्नम मेरे हाथ में दे दी। मैं पलक झपकने से पहले खड़ा हो गया। उठते ही राइफल की सेफ्टी खोली, बाघ की तरफ देखा। वो जमीन पर बैठा अपना शाना चबा रहा था। मैंने अपने साथी का हाथ पकड़ा, कुछ कदम पीछे हटा और राइफल शाने पर लाने ही वाला था कि बाघ भागकर करीब की झाड़ियों में घुस गया। जख्मी बाघ का तुरंत पीछा करना बहुत बड़ी हमाकत होती है। तजुर्बे का शिकारी कम से कम 24 घंटे रुकने की सलाह देता है, लेकिन सच ये है कि 4 से 6 घंटे का वक्फा जरूर देना चाहिए। मैं वापस गांव की तरफ मुड़ गया, तभी हांके वाले लोग आ गए। मैंने उनसे पूछा, दिलावर को डांटा और नंबरदार को तीखी नजर से देखा। उन्होंने बताया कि हांका शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों ने बाघ को नाले से निकलते देख लिया था और चिल्लाने लगे, वो गया, वो गया।
शोर से घबराकर बाघ भाग निकला और हांके वालों ने ढोल बजाने और ढपरे पिटना शुरू कर दिया। गांव वापस आकर मैंने थोड़ी देर आराम की, 2 प्याली कॉफी पी और पूरा मामला सोचने लगा। ये बाघ वाकई गैर मामूली चालाक और होशियार था। हांके के दौरान उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, न कोई आवाज की, बल्कि एक ऐसे रास्ते से घास के खेत में घुस गया जहां ना मेरा ख्याल था ना मेरी तवज्जो। अगर मेरा साथी इत्तेफाक से घास हिलते ना देख लेता तो बाघ का हमला बिल्कुल अचानक होता और मुकाबला मुश्किल हो जाता। अब जबकि वो जख्मी हो चुका था, उसको तुरंत मार देना मेरा फर्ज था। ये शिकार का कानून है और हर शिकारी इसकी सख्ती से पाबंदी करता है। बाघ के मामले में ये कानून और भी लाजिमी हो जाता है। मैंने रवानगी का प्रोग्राम नौशा को बताया, लेकिन उन्होंने मशहूर शिकारियों की किताबों का हवाला देकर इसरार किया कि इस मुहिम को अगले दिन तक टाल दिया जाए। उनका इसरार इतना सख्त था कि मुझे मानना पड़ा। अगले दिन नाश्ता करके मैंने अपना लिबास बदला। दिलावर के अलावा 10 आदमियों को साथ लिया जो बर्छियों और तलवारों से मुसल्ला थे। उनमें एक वो आदमी भी था जो शेरनी के हमले के वक्त मुझे छोड़कर नहीं भागा था। उसका नाम था मोजी। दिलावर के इंतकाल के बाद मैंने उसे अपना मुस्तकिल मुलाजिम बना लिया था। साथ के लोगों में 4 जवान दरख्तों पर चढ़ने में बहुत माहिर थे। रवानगी से पहले मैंने उन्हें पूरी सूरत हाल समझाई और हमेशा होशियार रहने की ताकीद की। कार्ट्रिजेस चेक किए, राइफल लोड की, नए और ताज़ा गोलियां लगाईं, दूरबीन गले में लटकाई और नौशा वगैरह को अलविदा कहकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हमारा पहला कदम उस जगह पर पड़ा जहां बाघ जख्मी हुआ था। वहां खून पड़ा था और आगे भी खून के धब्बे और छींटे मिलते गए। जंगल में दाखिल होने के बाद मेरा तरीका ये था कि दरख्त पर चढ़ने वाले चारों जवान हर तरफ दूर तक देखा करते, फिर नीचे उतरते। जितना इलाका उन्होंने देख लिया होता, हम उसी इलाके में आगे बढ़ते और फिर रुक जाते। उसके बाद वही आदमी कभी पेड़ पर चढ़ के आगे देखता, फिर हम आगे बढ़ते। दोस्तों, सोचिए, जख्मी बाघ का पीछा करना वैसे ही मौत के साथ खेलने जैसा होता है। ऊपर से जब वो मैनीटर हो और फिर जब वो गुस्से से लपेटा हुआ हो। जंगली सफर का हर एक पल जहर से भरा लगता था। लगभग 11 बजे तक हम सब थक के चूर हो गए थे। मोजी बस थोड़ा ही आगे चल रहा था। उसने देखा मेरे होठ सूखे हुए हैं, जुबान से मैं उन्हें तर कर रहा था। उसने तुरंत पानी की बोतल आगे कर दी। मुझे पता था इस वक्त पानी पे ध्यान देना ठीक नहीं, लेकिन दोस्तों, प्यास ऐसी थी कि मैंने राइफल मोजी को दी और बोतल से घूंट ले लिया। और तभी जंगल को चीर कर एक दहाड़ आई। ऐसी दहाड़ के पेड़ पौधे तक कांप गए, इतनी जबरदस्त कि मैं समझ ही नहीं पाया आवाज किस तरफ से आई। मैंने तुरंत बोतल गिरा दी, मोजी से राइफल ली, लेकिन उस छोटी सी देर में बाघ अपना काम कर चुका था। मेरे एक साथी को जमीन पर तड़पते हुए देखा। बाकी लोगों ने बताया हम चल ही रहे थे कि वो एक पल के लिए रुक गया और तभी बाघ ने झाड़ियों से गरज के झपटा मारा। उसने किनारे चल रहे आदमी को कमर से पकड़ा, जोर का झटका दिया और फिर उसे तड़पता छोड़ के घने झाड़ के अंदर चला गया। दिल टूटा हुआ था। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ और सबसे बड़ी बात, मुझे लगा इसमें कसूर मेरा था। मेरी पहली गलती, जख्मी बाघ की तलाश में इतने सारे लोग ले आया। ऐसे वक्त जितने ज्यादा लोग हों, उनकी हिफाजत उतनी ही मुश्किल हो जाती है। जख्मी बाघ को ढूंढते हुए 2 से ज्यादा आदमी का होना समझदारी नहीं। दूसरी गलती, बिना सोचे राइफल मौजी को दे दी और बोतल मुंह से लगाई। शिकार पर हों तो प्यास सह लेना बेहतर है, वरना वक्त से पहले आपके नाम के साथ मरहूम लग जाता है। इस वाक्य के बाद मैंने तय किया कि मैं अकेले ही जाऊंगा, लेकिन लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुए। काफी बहस के बाद मैंने सिर्फ उन 4 को रखा जो पेड़ पर चढ़ने में माहिर थे। बाकी को हुक्म दिया कि मौत के शिकार की लाश लेकर गांव वापस जाएं। जब वो लोग चले गए, मैं उसी झाड़ी की तरफ बढ़ा जहां बाघ घुसा था। दिलावर को मैंने गांव वालों की हिफाजत के लिए भेज दिया।
मोजी मेरी राइफल और बंदूक संभाले साथ चल रहा था। हमारी तलाश फिर से शुरू हुई। वो चारों जवान पेड़ पर चढ़ के आगे का मंजर देखते, फिर हम बढ़ते। लगभग आधा मील गए होंगे कि एक ने ऊपर से इशारा किया। बाघ नजर आया। वो हमसे करीब 100 से 125 गज दूर था। अपने शाने का जख्म काट रहा था। मैंने उस आदमी को वापस पेड़ पर चढ़ने को कहा और उसने ऊपर से इशारा किया। बाघ वहीं है। जंगल का वो हिस्सा इतना घना था कि अंदर घुसना मुश्किल। सिर्फ जड़ की जड़ के पास थोड़ी सी जगह थी जहां पेट के बल घिसक के जा सकते थे। बाघ के शिकार में जमीन पर बैठना या लेटना खुदकुशी होती है, लेकिन इस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मैंने पेड़ पर बैठे आदमी को ऊपर ही रहने को कहा, बाकी सबको वहीं छोड़ दिया और बोला अगर खतरा लगे तो चीख देना। राइफल संभाली और पेट के बल घिसकते हुए आगे बढ़ा। सूखे पत्तों का ढेर नीचे था, उन पर घिसकना बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक। बार बार मैं पलट के पूछता, बाघ वही है? और ऊपर से हां का इशारा मिलता। लगभग 60-70 गज आगे बढ़ा था कि ऊपर से रुकने का इशारा आया। मैंने रुक के देखा। झाड़ियां खत्म हो रही थीं। सामने एक हरा भरा टुकड़ा था। पत्ते हटा के झांका। बलरामपुर का खौफनाक मैनीटर बाघ सिर्फ 60 गज दूर, शांत लेकिन मौत की तरह। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। मैंने राइफल सीधी की, गाल को स्टॉक से लगाया और तभी बस 10-12 गज बाएं तरफ सूखे पत्तों से एक सांप उठ खड़ा हुआ। कोई आम सांप नहीं, किंग कोबरा, नागों का बादशाह। उसकी आंखें सीधा मुझे ताक रही थीं। लाल जीभ बार बार निकल रही थी। और मैं बेजान सा दो मौत के बीच फंसा खड़ा था। फास सांप का फन जमीन से और ऊपर उठ गया। मैं जानता था कि सांप की लंबाई 15-16 फुट से कम नहीं होगी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया और आंखों के सामने मौत जैसे नाचने लगी। उसी वक्त मैनीटर बाघ ने सांप की फुफकार सुनकर इस तरफ देखा और उसका दिल मेरे निशाने पर आ गया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि अगर मैं बात पर फायर करता तो कोबरा मुझ पर हमला कर देता, और अगर पहले कोबरा से निपटता तो बाघ से बचना मुश्किल हो जाता। मैंने सोचा पहले बाघ का काम तमाम करूं। अल्लाह का नाम लेकर मैंने ट्रिगर दबा दिया। .450 बोर राइफल से छूटी 500 ग्रेन की गोली ने बाघ को ऐसा गिराया कि उसने एक से ज्यादा हरकत करने का मौका ही नहीं पाया। मेरे फायर की गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरा फायर हुआ। मैंने देखा कोबरा का फंड चिथड़ों में उड़ चुका था। ये गोली मोजी ने चलाई थी। मैं मुस्कुराता हुआ झाड़ियों से निकला और मोजी को गले लगाकर शाबाशी दी। फिर हम बाग की तरफ बढ़े। हमेशा की तरह 2-4 पत्थर फेंके ताकि इत्मीनान हो जाए कि वो सच में मर चुका है। इतने में दूसरे लोग भी आ गए। सबके चेहरों पर सुकून था। बलरामपुर का मैनीटर बाघ मेरे कदमों में पड़ा था। उसको एक तरह की स्किन की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके बहुत से बाल गिर गए थे और उसकी खाल का रंग बदलकर दूर से सियाह दिखता था। इसीलिए लोग उसे काला मैनीटर कहते थे। वो लगभग 20 साल का 9 फुट 8 इंच लंबा बाघ था, लेकिन सेहत बहुत अच्छी थी। मेरी पहली गोली ने उसके शाने की हड्डी तोड़ दी थी और जख्म खराब हो चुका था। दूसरी गोली उसके दोनों शानों के बीच से गुजरती हुई सीधा दिल तक पहुंच गई। कहावत है कि एक घर में 2 दुश्मन नहीं रह सकते। जब गोली ने दिल में घर कर लिया तो जान ने उस घर को छोड़ दिया। यूं ये जबरदस्त कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी वाइल्ड लाइफ स्टोरी अगले एपिसोड में सुनना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे और फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए। शुक्रिया दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त वाइल्ड लाइफ स्टोरी के साथ।